चैप्टर नंबर 17, नेम ऑफ द चैप्टर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये चैप्टर अभी हम लोग को डिस्कस करनी है। ये पार्ट 1 है और इंट्रोडक्शन है तो इसमें। तो नाउ विदाउट डूइंग डिले जस्ट वी स्टार्ट। तो देखो प्रीएम्बल में बहुत सारी चीजें कही गई है। जो इंट्रोडक्शन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय है, इंट्रोडक्शन है, बट बिना फंडामेंटल राइट्स का ये सारी चीजें बेकार है। तो ये फंडामेंटल राइट्स के बिना कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं, यदि हमें अधिकार नहीं मिलता है तो इन्हीं सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में, आपके मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं जो कोई हमसे छीन नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखो फंडामेंटल राइट्स में देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो यहाँ फर्स्ट में देखो राइट टू इक्वलिटी है, यानी समानता का अधिकार जिसे कहते हैं। हिंदी में आपको मैं बता रहा हूँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के खिलाफ अधिकार, ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, शिक्षा और संस्कृति जो है, हमारा कल्चर है, एजुकेशनल शिक्षा का अधिकार है, संस्कृति बचाने का अधिकार है। तो ये भी अधिकार फंडामेंटल राइट में आता है। तो ये नेक्स्ट राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम यानी आजादी का अधिकार। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक आजादी है, धर्म की आजादी है। और नेक्स्ट है 6 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार कहा जाता है इसे, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हमें दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिसके बारे में अब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि हर जो राइट टू इक्वलिटी है यानी हर जो आपका जो फंडामेंटल राइट है इसमें कौन कौन से अधिकार है। जैसे मान लो कि राइट टू इक्वलिटी है, तो राइट टू इक्वलिटी के तहत में कैसे कैसे अधिकार, कैसे कैसे राइट्स हमें दिए गए हैं। यहाँ देखो एक डू यू नो पोर्शन है, यहाँ पर कॉर्नर में डू यू नो है। तो इसमें व्हाट थिंग इट हैज बीन टोल्ड इन डू यू नो पोर्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू प्रॉपर्टी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें राइट टू प्रॉपर्टी का भी अधिकार दिया है, यानी कि संपत्ति का अधिकार दिया है एज ए फंडामेंटल राइट। द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978, कब का? 1978 में। 1978 में अमेंडमेंट हुआ था, कितने नंबर का? 44th अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मीन्स आपको मालूम होगा संशोधन, कानून में जो संशोधन किया जाता है। तो ये 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुई थी, इस अमेंडमेंट ने क्या किया? रिमूव्ड दिस राइट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स में हमें दिया गया था, अब नहीं, मतलब 1978 में इसे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया। किसको? राइट टू प्रॉपर्टी को। यानी अब ये राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहा। टर्न द पेज। अब देखो राइट टू इक्वलिटी। अब ये जो हमने अभी 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया, अब इसे हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में जानना है कि कौन कौन से राइट्स आते हैं अलग अलग टाइप के फंडामेंटल राइट्स में। तो फर्स्ट में यहाँ पर दी गई है राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? तो राइट टू इक्वलिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने हर व्यक्ति क्या है? एक जैसा है, एक जैसे हैं, कोई ऊंचा नीचा कोई ये नहीं है। नेक्स्ट में इसके अंडर में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट में कही गई है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, या उसके लिंग के आधार पर, या उसके जन्म के आधार पर, किसी भी तरह से उसके साथ भेदभाव नहीं की जाएगी। थर्ड पॉइंट में देखो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट निकालती है, रोजगार निकालती है, तो ऐसा नहीं कि रोजगार देने के नाम पर भी वहां पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो कि नहीं भाई ऐसा है तो वो अमीर है तो उसको ज्यादा नौकरी मिलेगी, गरीब है कम मिलेगा। तो ऐसी बात भी नहीं है, यहाँ पर भी हर व्यक्ति को इक्वलिटी मिली है। तो अपॉर्चुनिटी में
हर कोई व्यक्ति अप्लाई कर सकता है नौकरी के लिए, जो भी गवर्नमेंट निकालती है। तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर भी लोगों को राइट टू इक्वलिटी दी है। तो इस तरह का राइट टू इक्वलिटी है। नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो पहले देखो हमारे टाइम, आपके टाइम में भी उतना तो नहीं चल रहा है, लेकिन आप अपने ग्रैंडफादर के टाइम में भी जाओगे, अपने फादर के टाइम में जाओगे, तो वहाँ देखना जो इंटीरियर प्लेसेस है वहाँ अभी भी अनटचेबिलिटी का पहले सोसाइटी में प्रावधान था। प्रावधान नहीं कहेंगे इसको, मतलब ये समाज में ऐसा प्रचलन में था, छुआछूत की भावना होती थी। लोग एक दूसरे से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे को टच नहीं करते थे, दूरी बना के रखते थे, पब्लिक प्लेसेस में सभी को यूज नहीं कर सकते थे। यानी कि ये अनटचेबल, छुआछूत की भावना पहले थी। तो अब ये जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी ये जो छुआछूत की भावना थी, इस भावना को, इस छुआछूत को एबोलिश कर दिया गया है, यानी कानून ने फिनिश कर दिया है। तो यह भी, इससे क्या हुआ, अब सभी को एक समान है, राइट इक्वलिटी हो गए। तो यह भी राइट टू इक्वलिटी का एक अलग से नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट देखो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है इसका राइट टू इक्वलिटी का, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो पहले देखो बहुत सारा टाइटल्स लोग लगाते थे ना, राजा महाराजा या जो भी, तो सरदार, ये मैं मतलब इसको ऐसा नहीं लेना है कि अभी नहीं है, अभी दूसरे तरह से है। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले एक्चुअली समाज में जो हाईएस्ट पोस्ट वाले होते थे, हाई अपने आप को ज्यादा समझते थे, हम बहुत सुपीरियर है, तो उनके लिए स्पेशली एक टाइटल होता था। तो अब उस टाइप का जो टाइटल है, अब उस टाइटल को कोई लोग नहीं रख सकते हैं, इसे हटा दिया गया है। नाउ वी हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू फ्रीडम। तो यहाँ सब लोग राइट टू फ्रीडम से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि राइट टू फ्रीडम में कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से आजादी हमें दी गई है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फर्स्ट वन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हमें हर किसी व्यक्ति, हर व्यक्ति को यह फ्रीडम है कि वह अपनी बातों को कहीं भी सरकार के सामने, कानून के सामने, कहीं भी अपनी बातों को रख सके और अपने विचारों को व्यक्त कर सके। हमें आज़ादी है, हमें इस बात की आज़ादी है, यह अधिकार मिला है कि हम जो कहना चाहते हैं, हमारी जो भी ओपिनियन है, तो हम अपनी ओपिनियन को हमें रखने का अधिकार है कहीं भी। तो ये हमारी राइट टू फ्रीडम है, आज़ादी है। पेज नंबर 196। नेक्स्ट पॉइंट में देखो है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल्ली एंड विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के यदि हम कहीं असेंबली करना चाहते हैं, कहीं सभा करना चाहते हैं, कहीं पर हम बैठक करना चाहते हैं, तो यह भी आज़ादी हमें दी गई है, बट कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे फ्रीडम है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, हमें यह अधिकार मिला है कि हम किसी भी संगठन को बना सकते हैं। कोई, आपने देखा होगा बहुत सारे युवा संगठन है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बहुत सारे व्यवसायी संघ का देश होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जिसमें व्यवसायी संघ का ये व्यवसायी संघ होता है, तो ये छात्रों का संघ होता है, एबीवीपी है, एसएफआई है, एनएसयूआई है। तो इस तरह से ये संघ बना हुआ है, कमेटी बनी हुई है, इसे बनाने का अधिकार भी हमें दिया हुआ है। ये हमारी फ्रीडम है, आज़ादी है। हम अपने फायदे के लिए, हम अपनी भलाई के लिए कोई भी संघ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, एनजीओ बना सकते हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट में देखो है फ्रीडम टू रिमूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी हिस्से हो, कोई भी हिस्सा हो, कोई भी स्टेट हो, हर स्टेट में हमें घूमने की आज़ादी है, वहां पर हमें जाने की आज़ादी है, ये भी हमें फ्रीडम मिली है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हमें यह अधिकार है कि हम भारत के किसी भी स्टेट में, कोई भी जगह में जमीन खरीद सकते हैं और वहां पर घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, बट एक को छोड़कर, और वह है जम्मू एंड कश्मीर। बट अब उसमें भी देखो बहुत सारे चेंजिंग आ गए, 370 वहां से रिमूव कर दिया गया, बहुत खुशी की बात है, 35 फिनिश कर दिए गए। अब वहां पर भी लोग जमीन ले सकते हैं और वहां पर बना सकते हैं, रह सकते हैं। यह थोड़ा अधिकार अभी मिल गया है, जो पहले यह अधिकार नहीं था। नेक्स्ट नंबर 6 में है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी
ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब हमें दूसरी आज़ादी, नेक्स्ट आज़ादी क्या मिली है कि हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं अपने जीने खाने के लिए। यदि हम कुछ काम करना चाहें, कोई हम व्यवसाय करना चाहें, कोई व्यापार है, कोई काम धंधा हम करना चाहें, तो यह हमें आज़ादी है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोविजंस। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एनी ऑफेंस। देखो, यदि आप अपराध करते हो, अपराध करना नहीं आप लोग को, बाई चांस यदि आपसे हो जाती है या आप पर कोई आरोप लगा देता है कि आपने ये अपराध किया है, ये आपने क्राइम किया है, तो ऐसे कंडीशन बीच पे अपराध के खिलाफ में आप अपने को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। आप अपने यदि आप अपने को बचा सकते हो तो बचाने का अधिकार है, चाहे वो आपने अपराध किया हो या न किया हो। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हमें जीवन जीने का अधिकार है, हमारे जीवन को कोई छीन नहीं सकता है। आपका जीवन है, आप अपने तरीके से जिएंगे और आप पर आपका एक फुल राइट है कि आप अपने लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं, ये जीने का अधिकार आपको है। और आपके पास पर्सनल लिबर्टी भी है। पर्सनल लिबर्टी की आजादी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता है, आप आजाद हो, आप लिबर्टी है, तो आप अपनी लिबर्टी को बचाने का पूरा अधिकार आपके पास है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। यदि पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है तो उससे भी आपको बचने का अधिकार आपको दिया गया है। आप उससे भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप पूछ सकते हो कि आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया है, कारण आपको बताना होगा, तभी आप हमें गिरफ्तार कर सकते हो। तो यह अधिकार भी हमें दिया गया है राइट टू फ्रीडम के तहत। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन भी हमें मिला है, यानी हमें शिक्षा का अधिकार है। हमें शिक्षा का अधिकार मिला है, पढ़ने का अधिकार मिला है फ्री, इसीलिए गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करती है। तो शिक्षा का अधिकार भी हमें दी गई है। नेक्स्ट है देखो, डू यू नो में, तो इन अगस्त 2017 a 9 judge bench headed by the Chief Justice of India unanimously arrived at the landmark verdict declaring right to privacy। देखो, अब एक नया अधिकार मिला है राइट टू प्राइवेसी, यानी इसको कहते हैं निजता का अधिकार, यानी हम अपनी बातों को छुपा सकते हैं, छुपाने का अधिकार है। यदि हमारी कोई प्राइवेट सीक्रेट बात को डिस्क्लोज करता है तो उस पर हम केस कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी, हमारे निजता का अधिकार हमें दी गई है। तो एज ए फंडामेंटल राइट, कब ये? इन अगस्त 2017 को। नेक्स्ट डू यू नो है पेज नंबर 197। अब पेज नंबर 197 में आएंगे, यहाँ पर भी द पेज स्टार्ट्स विद द पोर्शन डू यू नो। राइट टू एजुकेशन वाज लॉन्च्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2002 में राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड किया गया। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। राइट टू एजुकेशन यानी आपका जो शिक्षा का अधिकार है, ये शिक्षा का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया? 2002 में ऐड किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस, अब देखो इस फंडामेंटल राइट के अनुसार क्या प्रावधान है, क्या नियम है? तो अकॉर्डिंग टू दिस द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो इस राइट टू एजुकेशन के अंडर में हमें हर बच्चे को अधिकार मिला है कि 6 साल से लेकर के 14 ईयर्स तक के बच्चों को गवर्नमेंट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देगी। अब नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। यदि आपका कोई शोषण करता है, यदि आपको कोई एक्सप्लॉइट करता है, तो इसके खिलाफ भी आपके पास अधिकार है। आप अपने शोषण के खिलाफ कोर्ट जा सकते हो, पुलिस स्टेशन जा सकते हो और वहां रिपोर्ट कर सकते हो, चाहे वो शोषण कोई भी व्यक्ति करे, आपके माता पिता हो, आपके टीचर्स हो, आम व्यक्ति हो, आम आदमी हो, या पुलिस हो, नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो। यदि आपको लगता है कि वो व्यक्ति हमारा शोषण कर रहा है, हमारा एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ जा सकते हो।
फर्स्ट पॉइंट में दी गई है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग, ट्रैफिकिंग नाम आपने सुना होगा। ट्रैफिकिंग क्या होता है? ट्रैफिकिंग मतलब होता है वो भी एक व्यापार ही है, बिजनेस है, बट कैसा? इंसानों को बेचने का व्यापार। इंसानों को बेचा जाता है, किडनैप किया, इंसान को बेच दिया। तो ये जो व्यापार होता है, इंसानों को बेचने का व्यापार होता है, ये होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूर, जबरन किसी वर्क लेना, हाँ भाई मेरे खेत में तुमको काम करना होगा, पैसे मैं नहीं दूंगा आपको, फोर्सफुली है, तो ये नहीं हो सकता है। आप इसके खिलाफ में कोर्ट जा सकते हो। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, आपको बेच दिया जा रहा है, तो भी आप कोर्ट जा सकते हो। ये आपका अधिकार है, इस अपने शोषण के खिलाफ अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट देखो पॉइंट है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट of children below the age of 14 years in any factory, mine or hazardous occupations। यदि आपकी उम्र 14 ईयर से कम है, जैसा कि आपका अभी होगा, क्लास 8 में हो, तो जो 14 ईयर से कम के बच्चे हैं, उनसे आप किसी भी फैक्ट्री में या घर में आप उसे काम नहीं करवा सकते हैं, झाड़ू पोछा नहीं लगवा सकते हैं, किसी फैक्ट्री में आप उसे नौकरी नहीं दे सकते हैं, फैक्ट्री में आप उसे काम नहीं करवा सकते हैं। तो यदि ऐसा होता है तो वह शोषण का नाम आएगा, वह शोषण की कैटेगरी में, एक्सप्लॉयटेशन के कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। और इसके खिलाफ जो भी उस मालिक होगा जो उस बच्चे को काम करवाएगा फैक्ट्री में या होटल में, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन देखो, डू यू नो, फिर से डू यू नो आया। राइट टू इंफॉर्मेशन, देखो सूचना का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो है बहुत बड़ा अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन वाज गिवन द स्टेटस ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स इन 2005। 5 में 2005 से आपको यह अधिकार मिला है, फंडामेंटल राइट मिला है कि आप किसी से भी कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। इंफॉर्मेशन नहीं, जो आपके काम के लायक चीज हो, जो समाज के लिए हो। तो कोई भी इंफॉर्मेशन, जो भी आप सरकारी कोई विभाग है, गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो वहां से आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, एक सिंपल आवेदन देकर, सिंपल आप एप्लीकेशन लिख करके। ये सूचना लेने का अधिकार, इंफॉर्मेशन लेने का पावर, ये राइट्स आपको मिला है कब? 2005 में मिला है। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब देखो धर्म का अधिकार हमें दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये क्या होता है? ये होता है कि हर व्यक्ति को ये फ्रीडम दी गई है कि कोई व्यक्ति अपना कोई भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है, किसी भी धर्म को वो अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी धर्म को वो फॉलो कर सकता है। फ्रीडम टू एवरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। अब जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं, संस्थान है, देखो हर धर्म का अपना अपना एक रिलीजन का कोई इंस्टीट्यूशन होता है, संस्थान होता है, तो ऐसी संस्थाओं को भी अधिकार दिया गया है कि आप अपने रिलीजन के, रिलीजियस मैटर को, अपने धार्मिक मामलों को अपने तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, तो यह भी अधिकार दिया गया है। उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक कि आम पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में है स्टेट विल नॉट कलेक्ट एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यह अधिकार क्या है, यह राइट टू फ्रीडम क्या है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी व्यक्ति से या किसी भी धर्म समुदाय से उसे उसको बढ़ावा देने के लिए या प्रोपेगेट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए किसी तरह का कोई शुल्क, कोई फी गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करेगी, कोई उस पर टैक्स इंप्लीमेंट नहीं करेगी। नेक्स्ट नंबर 4th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इसका, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का है कि नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कैन बी इम्पार्टेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज होली और पार्शली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। तो यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान है, कोई भी ऐसा स्कूल है जो कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो ऐसे संस्थान में धार्मिक शिक्षा जो है, किसी एक धर्म के बारे में
शिक्षा नहीं देगी, यानी वो धार्मिक एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन को नहीं दे सकती है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को। गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती है मैं हिंदू धर्म के बारे में ही पढ़ाऊंगा इस स्कूल में, या इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ाऊंगा, या क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ाऊंगा, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। रिलीजन के बारे में जानकारी दे सकती है, नो प्रॉब्लम, बट ऐसा नहीं कि किसी एक रिलीजन के बारे में, हर किसी रिलीजन के बारे में एजुकेशन का पार्ट बनाया जा सकता है, बट उसको धार्मिक शिक्षा के रूप में, रिलीजियस एजुकेशन के रूप में कोई गवर्नमेंट अपने स्कूल में प्रोवाइड नहीं कर सकती है। नेक्स्ट देखो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या होता है? सांस्कृतिक एंड शैक्षिक अधिकार, है ना। इसके अंडर में कौन सा राइट्स हमें दी गई है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में इट इन गारंटीज टू प्रिजर्व, मेंटेन एंड प्रमोट वन कल्चर एंड लैंग्वेज। यह हमें अधिकार दिया गया है कि हम अपनी भाषा को, हम अपने कल्चर को यानी संस्कृति को बचा सकते हैं और उसे प्रमोट कर सकते हैं, हम उसका प्रचार कर सकते हैं, हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो यह हमारा अधिकार दिया हुआ है कल्चरल। तो दी माइनॉरिटी विल बी गिवन असिस्टेंस बाय द स्टेट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर कल्चर। अब जो अल्पसंख्यक है, जैसे सिख समुदाय को अल्पसंख्यक माना जाता है, जैन धर्म को, मुस्लिम धर्म को, तो इस तरह कुछ ऐसे रिलीजन है जिसको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है, माइनॉरिटी की श्रेणी में रखा गया है। अब इन माइनॉरिटीज को ये अधिकार है कि वे अपने जो अगर कोई शिक्षा देना चाहते हैं, कोई धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं, अपने धर्म के बारे में कोई इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, तो वे अपने कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में पढ़ाने के लिए उन्हें फ्रीडम दी गई है कि वे अपना स्कूल या इंस्टीट्यूशन या संस्था खोल सकते हैं। तो यह अधिकार भी मिला है किसके तहत में? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंडर में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये लास्ट राइट है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह अधिकार जो है, बाकी जो भी अधिकार हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उन अधिकारों को बचाने के लिए भी तो अधिकार हमें चाहिए। हमें राइट टू फ्रीडम दी गई है, राइट टू इक्वलिटी दी गई है, ये अधिकार है, बट अगर हमारा वो राइट छीन रहा है कोई, तो हम किस अधिकार के तहत हम कोर्ट में जाएंगे, है ना। ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो गया कि अधिकार तो मेरे पास बहुत है, लेकिन हमारा जो अधिकार को छीन रहा है उसे बचाने के लिए कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर अदर जो फंडामेंटल राइट्स हमें दी गई है, उस फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए जो अधिकार हमें दिया गया है, उस अधिकार को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक 5 रीट्स। यहाँ पर कही गई है द पावर ऑफ इशुइंग रीट्स इज गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि रीट को जारी करने का अधिकार किसे है? तो रीट को जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि आखिर ये रीट जारी क्यों की जाती है? इसके बारे में आगे कही गई है कि कोर्ट टू इंश्योर द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स बाय द पीपल एंड टू रीस्टोर देयर राइट्स, यानी कि ये अपने अधिकारों को बचाने के लिए, इंश्योर द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स, यानी हम अपने अधिकारों का यूज कर सके, एंजॉय कर सके, इसके लिए रीट जारी की जाती है। और इसके साथ साथ ही रीस्टोर देयर राइट्स, और लोग अपने अधिकारों को रीस्टोर भी कर सकें। यदि किसी ने वायलेशन किया है, किसी ने हमारे अधिकारों का हनन किया है, तो उस कंडीशन में भी रीट हमारी मदद करता है अपने अधिकारों को बचाने में। तो इसीलिए रीट जारी किया जाता है। कौन करती है रीट जारी? तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है। अब यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि रीट कितने तरह के होते हैं। तो रीट जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, जिसे हम लोग 1 बाय 1 अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रीट यहाँ पर दी गई है हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि इसके नाम से ही आप जान सकते हो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो उसे आपको पुलिस को प्रत्यक्ष करना है। किसके सामने? कोर्ट के सामने।
इसके लिए जो रीट जारी होती है उसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इस लाइन में भी पढ़ते हैं कि विच हैबियस कॉर्पस विच मीन्स एन अनलॉफुली डिटेन्ड पर्सन, यानी गैर कानूनी तरीके से यदि किसी पर्सन को, व्यक्ति को डिटेन कर लिया जाता है, थाने में भेज दीजिए, पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो उस कंडीशन में और उसे क्या करना पड़ता है, उस पर्सन को मे बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, तो उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है, हाजिर करना पड़ता है। जो उसको अरेस्ट करती है उसकी ये ड्यूटी बनती है कोर्ट के सामने हाजिर करे। टू फाइंड आउट, क्यों? क्योंकि टू फाइंड आउट वेदर द डिटेंशन वाज लीगल और नॉट, ताकि यह जो अरेस्ट किया गया है, कैद में डाल दिया गया है व्यक्ति को, यह कानूनी रूप से हुआ है या गैर कानूनी तरीके से हुआ है, लीगल है या दुश्मनी निकालने के लिए किसी को अरेस्ट कर लिया गया है और थाने में बंद कर दिया गया है। तो इस बात को प्रूफ कौन करेगा, कौन ये डिसाइड करेगा कि ये सही है कि नहीं, इस बात को प्रूफ करेगा, यह डिसीजन लेगी कोर्ट लेगी। तो नाउ इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल राइट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, और यह जो रीट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वैल्यूएबल है हमारी पर्सनल लिबर्टी के लिए, हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इसके लिए यह रीट बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट में यहाँ कही गई है मैंडमस। तो मैंडमस का हिंदी मीनिंग होता है परमादेश, यानी कि परम आदेश, सबसे बड़ा आदेश। नाउ सी द नेक्स्ट, व्हाट इज रिटन हियर कि मैंडमस इज इशूड, यानी मैंडमस रीट तब जारी की जाती है व्हेन अ पब्लिक सर्वेंट हैज फेल्ड टू परफॉर्म अ ड्यूटी, यानी जब कोई सरकारी अधिकारी, सरकारी नौकर, जो पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट जॉब करता है, यदि वह अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है, यानी वह अपनी ड्यूटी को यदि पूरा नहीं करता है, तो ऐसे केस में रीट जारी की जाती है, मैंडमस रीट जारी की जाती है। तो क्या होता है आगे, इन सच अ केस द कोर्ट ऑर्डर्स द कंसर्न ऑफिशियल टू परफॉर्म द ड्यूटी नॉट परफॉर्म अर्लियर। तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट जो है रीट जारी करती है और उसे कहती है कि जो आपने ड्यूटी पहले नहीं किया है, परफॉर्म अर्लियर, उस ड्यूटी को आप पूरा कीजिए। तो यह रीट जारी होती है जिसका नाम है मैंडमस, परमादेश। नाउ सी द नेक्स्ट, प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन मीन्स होता है रोकना या मना करना, प्रतिषेध करना। तो प्रोहिबिशन मीन्स टू प्रोहिबिट और फॉरबिट, मना करना हो गया इसका तात्पर्य। नाउ नेक्स्ट वन, दिस रीट इज नॉर्मली इशूड बाय अ सुपीरियर कोर्ट। तो क्या कहा गया यहाँ पर कही गई है कि बेसिकली यह जो रीट है यह सुपीरियर कोर्ट जारी करती है। किसको जारी करती है? टू द लोअर कोर्ट, यानी उसके नीचे अधीनस्थ जो कोर्ट है उसको जारी करती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी कर सकती है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी कर सकती है। क्यों जारी करती है? आस्किंग इट नॉट टू प्रोसीड विद अ केस विच डजंट फॉल अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन। इस बात को पूछा जाता है कि जो आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, यानी जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वैसे केस को आप हैंडल न करें, उस केस को आप हमारे तक पहुंचाएं। तो यदि कोई ऐसा केस है जो उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता हो, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता हो, और फिर भी वह कोर्ट उसको इंटरटेन कर रही हो, सुन रही हो, तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है अपने लोअर कोर्ट को। नेक्स्ट वन इज दैट फोर्थ, को वारंटो। तो को वारंटो का हिंदी मीनिंग होता है अधिकार परीक्षा। तो इसमें इसके बारे में डिटेल हम लोग जानना है। तो को वारंटो कब ये इशू की जाती है, कब ये रीट जारी होती है? को वारंटो इज इशूड टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग इन अ पब्लिक ऑफिस टू विच शी और ही इज नॉट इंटाइटल्ड। यानी कि जब जब पब्लिक ऑफिस में वैसा कोई व्यक्ति वैसा एक्ट करता है, वैसा काम करता है जिसके लिए वह इंटाइटल्ड नहीं है, यानी वह कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी है या सरकारी गवर्नमेंट में जॉब करने वाला कोई व्यक्ति है, वह काम करता है, ऐसा काम करता है, ऐसा ड्यूटी करता है जिसके लिए उसे नहीं कहा गया है या उसको ड्यूटी नहीं दी गई है। तो यदि ऐसा होता है तो उस कंडीशन में कोर्ट जो है को वारंटो रीट जारी करती है उस व्यक्ति को। सपोज दैट कि कोई पुलिस है, तो पुलिस का काम है किसी को अरेस्ट करना, लेकिन पुलिस यदि जजमेंट भी करने लगे जो उसके लिए इंटाइटल वो नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में रीट उसके खिलाफ में जारी हो सकती है। नाउ इट इज क्लियर।
नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, शरशरारी। शरशरारी का हिंदी मीनिंग होती है उत्प्रेषण। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं। तो शरशरारी मीन्स टू बी मोर फुल्ली इन्फॉर्म्ड, यानी कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ये है कि सूचना दी जाए, इन्फॉर्म की जाए। क्या सूचना दी जाए? इफ अ सुपीरियर कोर्ट वांट्स सम एडिशनल इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए लोअर कोर्ट टू इनेबल इटसेल्फ टू डील विद द केस मोर इफेक्टिवली, दिस रिट में बी इशूड। यानी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा केस चल रहा है जो कि हाई कोर्ट से वहां पर ट्रांसफर हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस से रिलेटेड जितनी सारी जानकारियां हैं, केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो मांगती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट मांगेगी या जो भी सुप्रीरियर कोर्ट में है, तो उसके लिए क्या करेगी? रिट जारी करेगी। तो इसी तरह के रिट को शरशरारी रिट कहते हैं। टॉपिक रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स तो हमें मिले हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शंस क्या लगा हुआ है, किस कंडीशन में हमारा फंडामेंटल राइट्स बंद किया जा सकता है, हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में इस टॉपिक में दी गई है। यहाँ पर 4 कंडीशंस है, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट में है कि टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज द फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। यानी चूंकि फंडामेंटल राइट में हमें बताया गया है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन कौन से कंडीशन में ये फंडामेंटल राइट हमसे छीना जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? यदि कोई व्यक्ति कोई इन्फेक्शियस डिजीज, कोई ऐसी बीमारी से हो जो फैलने वाली बीमारी हो, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में क्या किया गया है? फंडामेंटल राइट्स को बंद कर दिया गया है, हम कहीं इधर उधर घूम नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही कंडीशन में फंडामेंटल राइट्स को छीना जा सकता है, बंद किया जा सकता है। सेकंड में कहा गया है कि यहाँ पर फ्रीडम में कहा गया था फंडामेंटल राइट में कि हम किसी भी व्यवसाय को, कोई भी प्रोफेशन को कर सकते हैं, कोई भी काम धंधे को हम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जुआ खेलने का काम करें, गैम्बलिंग करें, स्मगलिंग का काम करें, या कोई ऐसा काम करें जिससे समाज का नुकसान होता हो, समाज के लिए हानिकारक हो, इंजूरियस एंड हाजार्डस टू दी सोसाइटी। तो ऐसे कामों के लिए नहीं, कोई अधिकार हमें नहीं मिलता है जिससे समाज का कोई नुकसान हो। नेक्स्ट में है कि नोबडी कैन क्लेम टू बी अ डॉक्टर और लॉयर अनलेस ही हैज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ बिना डिग्री के, अब कोई बिना डिग्री के कहता है कि मैं अगर डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर की पदवी मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वह व्यवसाय नहीं कर सकता है, वो अपना प्रोफेशन नहीं कर सकता है, कब तक? जब तक कि उसे डिग्री न मिल जाए, तब तक वो मान्य नहीं होता है, तो वह अधिकार उसे नहीं मिल सकता। नेक्स्ट में है, फोर्थ में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार हमें दिया गया है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि यदि हम अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार मिला है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला है, तो हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को गाली दे सकते हैं, तो यह नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये अधिकार नहीं है। यानी नाउ सी द लाइन, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डजंट मीन टू स्पीक और राइट एनीथिंग यू फील लाइक, यानी कुछ भी आपके मन में हो, कुछ भी लिख दे, कुछ भी बोल दे, यह अधिकार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा अधिकार नहीं मिलेगा। एनी थॉट और एक्सप्रेशन दैट डिस्टर्ब पब्लिक पीस और हार्मनी और इंस्टिगेट्स कम्युनल वायलेंस विल नॉट बी अलाउड, यानी कोई भी ऐसा विचार जो जिससे समाज में शांति भंग होती हो, पीसफुली भंग होती हो, या कोई ऐसा इंस्टिगेट आपके बयान से हो जाता है, यानी भड़काऊ बयान हो जाता है, जिससे धार्मिक हिंसा, कम्युनल सांप्रदायिक हिंसा फैलती हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को मनाही की गई है। ऐसे बातों को बोलने का अधिकार, आपको विचारों को व्यक्त करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। तो ये यहाँ पर कुछ दी गई है रेस्ट्रिक्शन के बारे में। तो ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में कही गई है कि बिना ड्यूटी यानी कर्तव्य के अधिकार का होने का कोई मतलब नहीं है, और यह सही कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी नहीं करता है, अपने कर्तव्य को नहीं निभाता है, तो दूसरे व्यक्ति अपने राइट्स को आने के अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है। इस प्रकार से राइट्स से पहले हमारी ड्यूटी आती है, यानी अधिकारों से पहले हमारा कर्तव्य आता है, और इसीलिए 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को भी शामिल किया गया है। यू कैन सी हियर इन दिस लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नेक्स्ट में कही गई है कि ओरिजिनली यहाँ पर पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन अब
हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है और यह हर सिटीजन से एक्सपेक्ट की जाती है कि वे अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा करें। नाउ इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, वन बाय वन हम लोग अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी ये है कि हमें संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों से बंधे रहना है, यानी संविधान को मानना है और अपने देश के सभी इंस्टीट्यूशंस यानी कि सभी संस्थाओं, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथेम को रिस्पेक्ट करना है, सम्मान करना है। ये हमारा पहला ड्यूटी है, पहला कर्तव्य है। एंड नाउ सेकेंड ड्यूटी, दूसरा हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें मन से उन आदर्शों को मानना है, उन आइडियल्स को मानना है और फॉलो करना है जिससे हमारे आजादी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया हो, और उन आदर्शों के लिए हमारे मन में आस्था होनी चाहिए, हमारे मन में रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए और हमें उन आइडियल्स को, उन आदर्शों को फॉलो करना है, इंस्पायर करना है, मानना है। थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हमें अपने देश की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, एकता और संपूर्णता यानी सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी की रक्षा करनी है और उसे आगे भी बढ़ाते रहना है, अपहोल्ड करना है उसे। नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ ड्यूटी है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है और जब भी आवश्यकता पड़े हमें अपने देश की सेवा को भी देनी है, हमें अपने देश की सेवा करनी है। जब भी मौका मिले अपने देश की सेवा करने का, जब भी देश सेवा के लिए बुलाए, पुकारे, तो उस समय हमें अपने देश की सेवा करनी है। सेवा करना भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। नाउ सीधा नेक्स्ट यानी फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो हमें देश में ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे को बढ़ावा देना है, मधुर संबंध बढ़ाना है और खासकर ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचती हो। नेक्स्ट वन, नंबर 6 में है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी हमें अपने देश की, जो हमारे देश की रिच हेरिटेज है, यानी जो हमारी पैतृक संपत्ति, हमारे देश की जो संपत्ति है और हमारी जो मिश्रित कल्चर है, मिश्रित संस्कृति है, उस कल्चर को बचाए रखना है। तो ये बचाए रखना भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। सेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटी, हमें इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की भी रक्षा करनी है और सभी लिविंग क्रिएचर, जो भी जीवित प्राणी है, उनके प्रति दया की भावना रखना भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य होता है। नाउ सी द नेक्स्ट, नंबर 8, यहाँ पर कही गई है कि हमें साइंटिफिक थॉट के साथ हमारे वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है, वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ना है, मानवता को बढ़ावा देना है और जांच और सुधार प्रवृत्ति जो होती है, इंक्वायरी का जो स्पिरिट होता है, उस स्पिरिट को और सुधार की भावना को, सुधार को आगे बढ़ाना है। 9th ड्यूटी हमारी है कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है और हिंसा का त्याग करना है, हिंसा नहीं करनी है। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है जो, और हमें हिंसा का त्याग करना है। तो 10वां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सभी क्षेत्रों में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करना है, यानी हमें हर काम को बेस्ट तरीके से करना है और उसमें क्वालिटी भी लानी है ताकि हमारा देश अधिक से अधिक ऊपर उठ सके, ताकि हमारा देश अधिक से अधिक तरक्की कर सके, प्रोग्रेस कर सके। एंड नाउ लास्ट वन, 11th ड्यूटी इज दैट, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है और विशेषकर 6 से 14 इयर्स के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, कंपलसरी एजुकेशन देनी है। और इस काम में गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया है, गवर्नमेंट ने भी कानून का सहारा लिया है। इस नियम को एक नियम बनाया गया है कब, 2002 में, जो कि 86th अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है कि 6 to 14 इयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन लार्ज नंबर। हालांकि यहाँ कहा गया है कि बहुत सारे नंबर में है, बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को समझने के लिए 4 कैटेगरीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और ये क्या है, फर्स्ट वन है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, सेकंड है सोशल प्रिंसिपल्स, थर्ड है गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड फोर्थ है
प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमें 4 कैटेगरीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है और यहाँ पर क्या कही गई नेक्स्ट में, ओनली 2 प्रिंसिपल्स फ्रॉम ईच कैटेगरी आर बीइंग गिवन बिलो। यानी कहा गया है कि यहाँ पर चूंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हर पॉइंट से, हर ग्रुप से यहाँ पर 2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसके बारे में जानना है कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन आपकी कोर्ट जो है गवर्नमेंट को देती है। जब भी गवर्नमेंट कोई नियम बनाती है, वर्क करती है, तो उन्हें किन किन बातों को ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में, यानी आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक सिद्धांत में कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शन है जो कोर्ट ने दिया है और गवर्नमेंट को माइंड में रखना है, गवर्नमेंट को कानून बनाते समय या इम्प्लीमेंट करते समय उसे ध्यान में रखना है। यहाँ फर्स्ट में कही गई है टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जब भी कोई वर्क करता है, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, दोनों को इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस या इक्वल पे होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि कोई जेंट्स टीचर है और लेडी टीचर है, तो दोनों का जो सैलरी होगा वो एक ही होगा, सेम होगा। ऐसा नहीं कि मेन है तो उसको अधिक सैलरी मिलेगी और वुमेन है तो उसे कम दिया जाएगा। वर्क यदि सेम है, सेम समान काम के लिए समान वेतन, इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर इस चीज को फॉलो करना है। सेकंड में कही गई है टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल। यानी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि सभी व्यक्ति को अपना लाइवलीहुड यानी जीवन यापन चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन उन्हें देना है, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है सोशल प्रिंसिपल्स, यानी सामाजिक सिद्धांत, यानी सामाजिक क्षेत्र में क्या इंस्ट्रक्शन दी गई, क्या करना है। तो यहाँ पर कही गई है कि टू मेक एफर्ट्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि गवर्नमेंट को लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन स्तर जो है, उसको उठाने का, उसको हाई करने का प्रयास करना है और साथ ही साथ उसके हेल्थ पर भी ध्यान देना है। लोगों के स्वास्थ्य अच्छा हो, स्वास्थ्य ठीक से रखें, इसके लिए भी गवर्नमेंट को काम करना है। नेक्स्ट है टू गार्ड चिल्ड्रेन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मोरल डिग्रेडेशन, यानी बच्चों के लिए भी काम करना है गवर्नमेंट को। बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, शोषण ना हो, साथ ही साथ उसका मोरल डिग्रेडेशन ना हो, नैतिक पतन ना हो। तो नैतिक पतन ना हो, इसके लिए भी बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए, अच्छे से एजुकेशन आपको देनी है और बच्चों का शोषण ना हो। यह भी, इस चीज को भी ध्यान में रखना है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो गांधी जी का क्या सिद्धांत है, उन विचारों को भी लिया गया है। यहाँ पर कही गई है कि टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप गवर्नमेंट जो है वो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करे, ग्राम पंचायत को देखे, ग्राम पंचायत का इलेक्शन करवाए। नेक्स्ट है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। यह भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, लघु उद्योग इससे कहा जाता है, कुटीर उद्योग कहा जाता है, जो लोकल लेवल पर छोटे मोटे उद्योग होते हैं, जिसमें बहुत कम लोगों की सहायता से ही कुछ इंडस्ट्री चलाई जा सकती है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये इंस्ट्रक्शन दी गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिस इज द लास्ट वन, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पर क्या कही गई है कि टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। यहाँ पर गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दी गई, सलाह दी गई है कि आप दूसरे देशों के साथ अच्छा रिलेशन कायम करें। और नेक्स्ट में टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और एक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने का भी प्रयास करें, उसे भी बढ़ावा दें, प्रमोट करें, ताकि पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में शांति कायम हो सके। ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कोर्ट के द्वारा और इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है और इसी को यहाँ पर कहा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो देखो, इंडियन सेकुलरिज्म, इट इज द लास्ट टॉपिक, पेज नंबर 202, क्लास 8 SST। देखो यहाँ पर सेकुलरिज्म की बात की गई है। सेकुलरिज्म क्या होता है? धर्मनिरपेक्षवाद, यानी किसी भी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करना और सभी रिलीजन को प्रोवाइड करना, जो भी आपको फैसिलिटीज है। तो ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दिस वन। सेकुलरिज्म क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष स्टेट क्या होता है। यहाँ पर इस टॉपिक में, इन दिस टॉपिक सम एडिशनल इंफॉर्मेशंस हैव बीन गिवन दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस क्लास। यहाँ देखो लास्ट में, मेनी आर टाइम्स द गवर्नमेंट डजंट स्ट्रिक्टली फॉलो
द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद द रिलीजियस मैटर्स एंड प्रैक्टिसेस। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकुलर के बारे में, गवर्नमेंट किसी के धार्मिक मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं करती है, बट ऐसा भी नहीं है कि धार्मिक मामलों में रिलीजियस मैटर में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। इंटरफेयर करती है जब अदर प्रॉब्लम, अदर जो पीपल है, इफ दे आर फीलिंग प्रॉब्लम, if their fundamental rights are being violated, in that case only the government interfere in the religious matters of others. Okay, और ऐसी बात नहीं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाता है। कुछ ऐसे कंडीशंस है जहाँ पर ये जो फ्रीडम है, राइट टू रिलीजन का फ्रीडम है, इसमें कुछ नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन को भी फॉलो किया जाता है। मीन्स सम राइट्स आर ऑलरेडी, सम राइट्स आर अलाउड अंडर द सेकुलर सिस्टम। तो व्हाट आर द rights and the system that we have to know in this topic. Now see the next. So to respect the sentiments of all religions, the government sometimes makes certain expectations, exceptions for a particular community. तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर कम्युनिटी होते हैं, कोई समुदाय होते हैं, कोई धर्म विशेष के लोग होते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट कुछ रिबेट करती है, जिसके लिए कुछ छूट गवर्नमेंट देती है कि आप कौन सा वर्क कर सकते हो, आपके रिलीजन के अनुसार कौन सा वर्क नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल द वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान इज इंक्लूडेड इन द सिख रिलीजन। अब देखो सिख रिलीजन में कुछ ऐसे वर्क हैं जो धार्मिक लेवल में आते हैं, जो धर्म के अंदर आते हैं, रिलीजियस मैटर के कंडीशन में आते हैं। जैसे किरपान रखना, एक देखो जो सिख होते हैं अपने पास एक चाकू रखते हैं, कड़ा पहनते हैं, कंघा रखते हैं और उनके बाल लंबे होते हैं, पगड़ी यूज करते हैं, टर्बन यूज करते हैं। तो दीज आर द रिलीजियस सिंबल ऑफ दैट कम्युनिटी। तो सिख समुदाय का ये क्या है, धार्मिक पहचान है, धार्मिक प्रतीक है। तो अब ऐसी बात नहीं कि आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इस चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब ऐसा नहीं कि आपने पगड़ी पहना तो आपको ड्यूटी अब आएंगे तो पगड़ी हटानी होगी, या आप चाकू नहीं रख सकते हो, या आपका जो रिलीजियस मैटर में, जो आप रिलीजियस थिंग में वॉट एवर यू आर कीपिंग विथ यू, यू आर नॉट अलाउड टू कीप विथ यू। तो ऐसी बात नहीं है कि आप जो धर्म में आप क्या है उसको नहीं रख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लिबरल तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। तो दे आर अलाउड टू मेंटेन द किरपान विथ देम। तो यहाँ पर उन लोगों को अनुमति दी गई है कि आप किरपान रख सकते हो। अब जैसे टर्बन है, पगड़ी है, तो यदि कोई सिख समुदाय के लोग आर्मी में है, वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, या कोई पदाधिकारी है, तो उन्हें एक राइट दी गई है कि आप अपनी पगड़ी को पहन सकते हो। वाई? बिकॉज दिस इज योर रिलीजियस सिंबल, ये धर्म का प्रतीक है उनका, तो इसीलिए उनको दे दी गई छूट। सी द नेक्स्ट। तो कृपान रखने के अलाउड है विद देम एज ए रिलीजियस सिंबल। सिमिलरली उसी प्रकार से द वियरिंग ऑफ अ पगड़ी बाय सिख इज अगेन अ रिलीजियस सिंबल। पगड़ी पहनना भी उनका धार्मिक प्रतीक है, रिलीजियस सिंबल है। सो द सिख्स आर अलाउड टू वियर पगड़ी इन स्कूल्स और अदर इंस्टीट्यूशंस। और यही कारण है कि सिख समुदाय को चाहे स्कूल में आ रहे हो या कोई इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, तो उन्हें यह अनुमति है, अलाउड किया गया है कि आप पगड़ी को पहन सकते हो, टर्बन पहन सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन, द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट इन द रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन may be aimed at eradicating certain social evils which are stigma in the name of the present civilized society। अब देखो गवर्नमेंट जो है, इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर कि देखो गवर्नमेंट जो है लोगों के धार्मिक मामलों में कब इंटरफेयर करती है, इंटरफेयर नहीं करती है, बट उनके धार्मिक मामलों में, रिलीजियस मैटर में कब इंटरफेयर करते हैं, जब किसी पर्टिकुलर रिलीजन के को ऐसा कोई रूल है, को ऐसा फॉलो करते हैं रूल जिससे दूसरे का राइट वायलेट होता हो, किसी दूसरे को तकलीफ हो उससे, तो तभी तभी गवर्नमेंट उसके धर्म में इंटरफेयर करती है। या ऐसा हो कि उसे किसी दूसरे को प्रॉब्लम हो रही हो, या उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो, छीना जा रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट किसी के रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर सकती है। प्लस यदि किसी के रिलीजन में कोई ऐसा प्रैक्टिसेस हो जो कि आज के समाज, जो आज का जो सिविलाइज सोसाइटी है, आज का जो सभ्य समाज है, उस समाज में वह एक
स्टिग्मा हो, स्टिग्मा का मीन्स क्या होता है, कलंक होता है। यदि कोई ऐसे धर्म में कोई ऐसा प्रैक्टिस हो, कोई ऐसा चलन हो जो हमारे समाज के लिए कलंक साबित हो सकता है या कलंक जैसा हो, तो उसे इरेडिकेट करने के लिए, उसे हटाने के लिए गवर्नमेंट किसी के धार्मिक मामलों में इंटरफेयर कर सकती है। क्लियर? जैसे एक सती प्रथा सिस्टम थी, तो सती प्रथा को हटा दिया गया, है ना। तो दहेज प्रथा है, तो इसमें भी इंटरफेयर होती है। तो ऐसे बहुत सारा such types of practices are present in the society. If those practices are evil for the society, then the government can interfere in the religious matters of the people or any particular community. Am I clear? Is it clear for you? Now see the next one. For example, the practice of untouchability by the so-called upper caste towards the low caste has been abolished because it is based on discrimination and violates the fundamental rights. अब देखो, बहुत पहले, अभी भी बहुत कम मात्रा में, लेकिन बहुत पहले क्या होता था, छुआछूत का भावना था हमारे समाज में, अनटचेबिलिटी थी। कोई प्लेसेस था, कोई पर्टिकुलर लोग वहां नहीं जा सकते थे। समाज में ऊंची जाति नीची जाति का जो भेदभाव था, डिस्क्रिमिनेशन था, ये एक समाज का एक कलंक है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और उस जो अनटचेबिलिटी का जो सिस्टम था, छुआछूत की जो भावना का सिस्टम था, इस सिस्टम को गवर्नमेंट ने क्या किया, एबोलिश किया, इसे समाप्त कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में ही, इन सच टाइप्स ऑफ कंडीशन, गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर ऑफ द कम्युनिटी। ओके, तो ये जो छुआछूत का जो सिस्टम था, यह हमारे फंडामेंटल राइट, जो राइट टू इक्वलिटी थी, इसको वायलेट करती थी, इसको खत्म करती थी। तो इसे हटा दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। नाउ सी द नेक्स्ट वन। सिमिलरली, उसी प्रकार से पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन रिलीजन कैन ऑल्सो बी अमेंडेड थ्रू द स्टेट इंटरवेंशन इफ दे गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। उसी प्रकार से यदि कोई ऐसा नियम हो, ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई रिलीजन में, ऐसे पर्सनल लॉ, यानी किसी अपने धर्म के रिलीजन में, अपने धर्म पर्सनल जो रिलीजन होता है उसमें यदि कोई ऐसा नियम हो, ऐसा कानून हो जिससे हमारा या किसी व्यक्ति का राइट टू इक्वलिटी जो है, समानता का अधिकार, ये उसका हनन हो रहा हो, वायलेट हो रहा होगा, या उसकी लिबर्टी वायलेट हो रहा होगा, उसकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जा रही होगी, तो ऐसे कंडीशन में भी उसे सुधार किया जाता है। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि गवर्नमेंट ने ऐसे कानूनों अमेंडमेंट किया है, कानून में सुधार किया है और इसमें बदलाव लाया है, चेंजिंग हैज बीन प्लेस्ड। क्लियर है? एंड द लास्ट पॉइंट, देखो लास्ट पॉइंट में क्या है, तो ऑल्दो द स्टेट फंडिंग टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन is not permissible, yet the state can give financial on preferential basis to some of the religious community. अब देखो, किसी स्टेट जो है, गवर्नमेंट किसी को स्टेट फंड नहीं दे सकती, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को पैसा नहीं दे सकती है, लेकिन अब कुछ ऐसा कंडीशन होता है जहां पर स्टेट पैसा दे सकती है। यदि स्टेट को लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई माइनॉरिटी है, कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है, कोई संप्रदाय है जो अल्पसंख्यक धर्म संप्रदाय है, तो ऐसे कंडीशन में ऐसे लोगों को उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए स्टेट उसे हेल्प कर सकती है, उसे ऐड दे सकती है, पैसा दे सकती है। जैसे मान लो सिख समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है या जैन समुदाय है, तो इनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट उसे पैसा दे सकती है या कुछ हेल्प कर सकती है। हालांकि इन कॉमन कंडीशन में गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को ऐसा नहीं दे सकती है। ठीक है, तो सम कंडीशंस आर देयर, तो दिस टॉपिक बिकम्स हियर कंप्लीटेड।